Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। मैं राजकमल मिश्रा एक बार फिर से आपका महिंद्रा के चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसमें हम आज स्टेट की ST46 को सॉल्व करेंगे। मित्रों, लास्ट टाइम मैंने स्टेट की ST45 सॉल्व कराई थी। उसमें जीएस के 1 से लेकर 25 तक के जो क्वेश्चन आए हुए थे, उन क्वेश्चंस का मैंने आंसर आपको दिया। एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, एक सही है, 3 गलत है। तो 3 जो गलत हैं वो क्यों गलत हैं, उनकी क्या संभावनाएं हो सकती थी सही होने की, उनके बारे में भी मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। मित्रों, आज हमारे सामने है ST नंबर 46 और ST नंबर 46 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने आपके समक्ष आ चुका है। तो मित्रों, सभी ध्यान दीजिए कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि पटना बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब पटना पक्षी विहार या पक्षी अभ्यारण्य, सॉरी सेंचुरी मतलब अभ्यारण्य है, पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। चूंकि नाम से अगर देखें बेटा, तो नाम से आप ये देख पा रहे हैं, नाम से अगर देखें तो लग रहा है ये तो बिहार में होगा। भाई लिखा क्या है, पटना पक्षी अभ्यारण्य। अब पटना से दिमाग में तुरंत विचार आता है ये तो बिहार की राजधानी है, लेकिन नाम पटना है और है ये उत्तर प्रदेश में। तो आइए मित्रों समझें, अगर हम बात करते हैं पटना पटना पक्षी पक्षी अभ्यारण्य की, तो पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है ये एटा जिले में है। कहाँ पर? ये एटा जिले में है। अच्छा, एटा जो जिला है ये अलीगढ़ मंडल में आने वाला एक क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है। अलीगढ़ मंडल में आने वाला क्या है बेटा, ये एक डिस्ट्रिक्ट है एटा। ये तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एटा सही हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा नवाबगंज पक्षी विहार। अगर मैं बात करूं नवाबगंज पक्षी विहार की, तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट, मतलब कानपुर और लखनऊ के बीच में पड़ता है उन्नाव। तो ये उन्नाव में। जैसे आपने सुना होगा कभी बखीरा पक्षी विहार, बखीरा, ठीक है। जैसे कभी आपने सुना होगा भितरकर्णिका जो है उद्यान। तो ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख हैं। जैसे आपने कभी चिरैया झील सुनी हो, लखनऊ में है। तो इस तरह के जो है उद्यान या पार्क या पक्षी विहार क्षेत्र जो है विद्यमान है। तो फिलहाल इसका क्या आंसर है बेटा, इसका आंसर एटा है। आप देख पा रहे हैं क्या उत्तर है, क्या आंसर है इसका। इसका जो आंसर है वो एटा है। तो जो बच्चे एटा किए होंगे, एटा कह रहे हैं, उन सभी का उत्तर जो है बिल्कुल सही है। एटा इसके लिए करेक्ट आंसर है। मित्रों, अगला प्रश्न है, विच मानसून मेनली कॉजेज अ रेनफॉल इन उत्तर प्रदेश। कौन सा मानसून मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में वर्षा कराता है। आइए देखें कौन सा मानसून वर्षा कराएगा। देखिए यहाँ पे कई ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देख रहे हैं। बे ऑफ बंगाल है, भाई बे ऑफ बंगाल। नॉर्थ वेस्ट माने उत्तर पश्चिम है, साउथ वेस्ट है, दक्षिण पश्चिम है, या नन ऑफ दिस, या नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो साउथ वेस्ट होना चाहिए। क्या आंसर होगा, साउथ वेस्ट। अब इसको समझो सब लोग, देखो भाई, जैसे अगर हम बात करते हैं अपने भारत देश की, क्योंकि यहाँ बात हमें करना किसको था, उत्तर प्रदेश की। तो भारत बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश इसी में ऑटोमेटिक क्या है, सम्मिलित हो जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से सारे विद्यार्थी, यहाँ पे हमारे सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, समझने का इसको पूरा प्रयत्न करें। उम्मीद है आपको समझ में ये आएगा भी। ऐसे अब उत्तर प्रदेश की जो भूमि है वो इस तरह से है, ऐसे। अब ये उत्तर प्रदेश है और ये पूरा आपको दिख रहा है भारत। अब चूंकि हम जो बात कर रहे हैं मित्रों, वो बात कर रहे हैं मानसून की। किसकी बात कर रहे हैं, मानसून की। तो मानसून कैसे आएगा, कैसे वर्षा करेगा, इसको देखो। देखो भाई, ये डायरेक्शन नॉर्थ का है, ये डायरेक्शन साउथ का है, ये डायरेक्शन ईस्ट का है, ये डायरेक्शन वेस्ट का है। सबसे पहले देखो, पहला क्या लिखा है, बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर अगर हम कहें, ये हिस्सा कहलाता है हमारा बे ऑफ बंगाल। तो ये हिस्सा है हमारा बे ऑफ बंगाल का, ये है बे ऑफ बंगाल का हिस्सा है, ये एक पॉइंट। अच्छा, फिर देखो नॉर्थ वेस्ट की बात कही है।
अब अगर हम इस डायरेक्शन को देखें, इस डायरेक्शन को, तो यहाँ नॉर्थ, ये नॉर्थ, माफ करेंगे, ये जो डायरेक्शन है हमारा क्या है, ये डायरेक्शन हमारा साउथ ईस्ट है बच्चों, क्या है, साउथ ईस्ट, माफ कीजिएगा साउथ ईस्ट, इसकी चर्चा नहीं की गई है, नॉर्थ वेस्ट कह रहा है, माने उत्तर पश्चिम। तो ये वाला इसके अपोजिट में आप जाओ, देखो ये वाला डायरेक्शन कह रहा है नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट से कभी मानसून नहीं आता, ये गलत है उत्तर, ठीक है। अब देखो ये वाला हिस्सा देखो साउथ वेस्ट, ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है। अब साउथ वेस्ट से क्या होता है बच्चों, साउथ वेस्ट से जो यहाँ पे हम कह दें ओशियन का, ओशन ना बल्कि सी है, सी का जो हिस्सा है माने अरेबियन सी, तो यहाँ क्या है आप देखते हो ना अरेबियन सी, तो अरेबियन सी से मानसून उठता है, मानसून यहाँ से उठता है, और यहाँ से उठते हुए मानसून पहले मध्य क्षेत्र में, पहले तो केरला क्षेत्र में यहाँ पे बरसात करता है, फिर यहाँ बरसात करता है इस तरह से ऐसे, फिर ये यहाँ जाते हुए आप देखते हैं ना ये जो स्कॉटलैंड कहा जाता है, माने कि जैसे हम पूरब का स्कॉटलैंड माने मेघालय, तो मेघालय की भूमि में ये होता हुआ फिर यहाँ से ये उत्तर प्रदेश में बरसात करता है इस तरह से ऐसे बादल बन के, और फिर यहाँ से ये मानसून होते हुए फिर ये आगे निकल आता है इस तरह से। तो ये जो करेक्ट उत्तर है मित्रों, इसका जो करेक्ट उत्तर है वो क्या है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये वाला साउथ वेस्ट, नन ऑफ दिस से कोई मतलब नहीं है, इससे भी मतलब नहीं, इससे भी मतलब नहीं। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे मित्रों को ये बिल्कुल अच्छे से एक सटीक तरीके से समझ में आया होगा, समझ में आप सभी को आ रहा है, एकदम क्लियर है, ठीक है। आप चाहें तो मित्रों जब इस वीडियो को देखें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप ले लें, ताकि समय समय पे आपको चीज़ें क्लियर होती चलें, और मानसून या क्लाइमेट और सीजन जैसी चीज़ों को देखकर या वेदर को भी देखकर डाउट ना हो कभी, एकदम क्लियर रखें आप, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखें मित्रों, हमारा अगला प्रश्न कहता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेनफॉल इन उत्तर प्रदेश इन रेनी सीजन। भाई देखो अब एक डिवाइस होती है जिसे हम कहते हैं रेन गेज, रेन गेज, क्या कहते हैं, रेन गेज। अब रेन गेज से हम क्या करते हैं, रेन कितनी हुई है, रेन का मेज़रमेंट करते हैं, रेन का मेज़रमेंट कहते हैं। तो हमारे जो उत्तर प्रदेश में बरसात होती है बच्चा, वो हमेशा ज़्यादातर 70 से लेके 85% के बीच में ही रहती है, मतलब हम उसको 75 से 85% के आसपास का जो है आंकड़ा अगर कहना चाहे परसेंटेज के हिसाब से कह सकते हैं, तो हमारा यही इस यही लगभग रहता है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, बी वाला, माने 75 से 80% है। अच्छा ये भी कई बार पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ है। अगर आप उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहे हो, मान लो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें मित्रों, अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करते हैं, तो जब कभी भी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं मान लीजिए, तो हमें इतना जरूर ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर क्षेत्र है, ऐसे मान लीजिए गोरखपुर, गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है, गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा बरसात होती है। और अगर इधर कह दें हम मथुरा में, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, तो यहाँ कम वर्षा और यहाँ क्या है, सर्वाधिक वर्षा। वैसे पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो बरसात होती है मासिन राम चेरापूंजी में होती है, जो मेघालय में है, मेघालय माने बादलों का घर। और सबसे कम वर्षा कहें तो राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में होती है। और उत्तर प्रदेश में जो औसतन वर्षा क्षेत्र है वो 75 से 85% के लगभग है। तो मित्रों मुझे उम्मीद है कि ये आपको बात समझ में आई, ये बातें आपको स्पष्ट हो गई, ये बातें आप सभी को क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस पिलिग्रिमी सेंटर गोला एंड गोरखनाथ सिचुएटेड। क्या कहता है कि ये जो गोला गोरखनाथ है ये कहाँ पे स्थित है, गोला गोरखनाथ जो है ये कहाँ है, ये एक पिलिग्रिमी प्लेस है, एक तीर्थ स्थल है। तो एक तीर्थ स्थल गोला गोकर्णनाथ कहाँ स्थित है। तो देखो बच्चा इसको सिंपल तरीका याद करने का है, आपने एक नाम सुना होगा जिले का लखीमपुर खीरी। क्या नाम सुना है, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, खीरी में एक जगह है गोला। अच्छा गोला की डिपो की बसें भी चलती हैं,
तो उसे कहा जाता है गोला डिपो। गोला डिपो। यूपीएसआरटीसी की जितनी बसें, माने उत्तर प्रदेश स्टेट रोड परिवहन ट्रांसपोर्ट की जितनी बसें हैं, उनमें आप देखिए होगा गोला डिपो लिखा रहता है। तो अगर हम ये कह दें गोला, गोला और गोकर्णनाथ, क्या है, गोकर्णनाथ, तो गोला गोकर्णनाथ जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ये क्या है, तीर्थ स्थल है जहाँ लोग पूजा पाठ के संयोजन से जाते हैं। ये कहाँ स्थित है, लखीमपुर में स्थित है। तो लखीमपुर खीरी, क्या इसमें कोई उत्तर है या कोई ऑप्शन है? तो लखीमपुर जो है ये डी वाला है, माने डी वाला जो है बिल्कुल सही है। अच्छा बच्चा, सीतापुर की बात करें। सीतापुर में आपने कभी नाम सुना होगा नैमिषारण्य। नैमिषारण्य, तो नैमिषारण्य सीतापुर में है बच्चों, ठीक है। अच्छा, गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ हैं। भोलेनाथ जी गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। बाबा गोरखनाथ, गोरखनाथ धाम, यहीं के तो बाबा योगी आदित्यनाथ थे, यहीं के थे मंदिर के पुजारी। अयोध्या में तो भव्य राम मंदिर है, श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, श्री रामचंद्र जी, ठीक है, सियावर रामचंद्र की जय। तो रामचंद्र जी का जो है प्रसिद्ध मंदिर बन रहा है, जो पूरी दुनिया में एक अलौकिक प्रतिमा है हमारे लिए। और लखीमपुर में आप देख ही रहे हैं क्या है, गोला गोकर्णनाथ है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो भाई, मैंने ये भी बता दिया कहाँ कहाँ और भी क्या चीज़ें हैं। तो मित्रों, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा होगा। तो देखिए क्या इसका करेक्ट आंसर था बेटा, आंसर था इसका डी। डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, वेयर इज सारनाथ लोकेटेड उत्तर प्रदेश। देखो बेटा, लोकेटेड उत्तर प्रदेश माने सारनाथ जो है कहाँ स्थित है, कहाँ लोकेट कर रहा है। वृंदावन है, वाराणसी है, श्रावस्ती है, प्रयागराज है। तो देखो बच्चा क्या है इसका सही आंसर। हम ये कह दें वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक सिटी है, बनारस से लगभग 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, बनारस से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर क्या स्थित है, सारनाथ स्थित है। क्या है, सारनाथ में। तो बनारस के पास में है सारनाथ, ठीक है। तो इसका जो फिलहाल सही आंसर होगा वो बनारस हो जाएगा। अच्छा बच्चे, और बात समझें, बनारस को घाटों का शहर भी कहा जाता है, घाटों का शहर भी कहा जाता है। कभी आपसे पूछे तो आप जरूर इसको बताएं, एक पॉइंट। अच्छा, नंबर 2 देखें, घाटों का शहर तो कहते ही हैं। नंबर 2 क्या है, बनारस को संस्कृति राजधानी, संस्कृति की राजधानी भी कहते हैं बनारस को। ये बात भी एकदम स्पष्टता सत्य है। अच्छा, फिर एक और बात समझें, क्या समझें भाई, बनारस में प्रसिद्ध मंदिर है, सबसे बड़ा प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ भी है। तो ये है। और सारनाथ में बौद्ध धर्म के स्तूपों का शेष मिलता है। यहाँ क्या है, बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई प्रतिमाओं के उल्लेख मिलते हैं सारनाथ में, जो बनारस के पास में है। तो फिलहाल उत्तर आपका क्या है मित्रों, बी सही है। जो भी बच्चे हमारे बी के साथ में जा रहे हैं, बी कह रहे हैं, बी बिल्कुल सही होगा। यस, आइए देख लीजिए क्या उत्तर है सही आपका, बी। बी क्या है मित्रों, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट है, एकदम सही उत्तर है आपका। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कहता है 6 नंबर, क्या कहता है, Which one of the following city in the biggest center for the making sports goods and in उत्तर प्रदेश। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा शहर उत्तर प्रदेश के खेल का सामान बनाने के लिए एक बड़ा केंद्र है। भाई बहुत ही उम्दा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। उम्मीद है कि आपको इसका आंसर पता होगा। मेरठ जो है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कभी भी खेल का सामान आ जाए मित्रों, तो आपको सही उत्तर क्या लगाना है, मेरठ। आओ देख लो इसको क्या करना है, देखो मेरठ में लकड़ी, लकड़ी तथा स्पोर्ट्स के उत्पाद प्रसिद्ध है। जैसे लकड़ी का बैट वैट भी है, वो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है।
अच्छा, एक और बात, आपने नाम सुना होगा कभी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद 29 अगस्त को इनका दिवस मनाते हैं खेल दिवस के रूप में। मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यान, माफ करेंगे, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे ये, हॉकी के जादूगर, ठीक है। इनके नाम से एक खेल विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? खेल विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है। और ये जो खेल विश्वविद्यालय है ये कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है बच्चे मेरठ में। तो इसका आंसर क्या है? मेरठ। ऐसे आगरा पेठा के लिए प्रसिद्ध है, मथुरा पेड़ा के लिए, कानपुर चर्म उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपके समक्ष जो बातें थी वो मैंने स्पष्टता आपको समझाई। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया है। अगला प्रश्न क्या कहता है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन द फेमस टूरिस्ट प्लेस ऑफ अ बिठूर सिचुएटेड? प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बिठूर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बेटा बिठूर की बात करें तो बिठूर जो है ये कानपुर के पास पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कानपुर के पास। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कानपुर। ठीक है। जब मैं अगर कहूँ आपसे लखनऊ, लखनऊ से आप कानपुर जाएं, कानपुर जाएं तो बीच में जो जिला है उसका नाम उन्नाव है, आप जानते हैं। क्या है वो जिला? उन्नाव है। और कानपुर से आप जब कन्नौज रूट को जाएं तो कानपुर क्षेत्र के पास में ही छोटा सा क्षेत्र पड़ता है बिठूर, जो एक तीर्थ स्थल के रूप में क्या है? प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर क्या है? कानपुर सही है। उम्मीद है आपको पसंद आया। कानपुर इसका सही आंसर था। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा कहता है व्हाट इज द स्टेट गेम ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है या फुटबॉल है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य खेल क्या है? हॉकी है बच्चों। क्या है? हॉकी है। हॉकी है। हॉकी उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। ये एक बात आप सब और याद रखेंगे, हॉकी ही नहीं बल्कि मैं कहूँ भारत का, भारत का राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो इसका आंसर जो है वो सही है, हॉकी। सो हॉकी इज द करेक्ट। क्रिकेट तो इंग्लैंड का है बेटा। ठीक है, वॉलीबॉल फुटबॉल अलग अलग। ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या है। द नंबर ऑफ अ तहसील इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी तहसीलें हैं? आइए बेटा देखें, कुछ बात समझे ध्यान से सारे बच्चे हमारे। उत्तर प्रदेश में मंडल, मंडल या संभाग 18 है। कितने हैं बच्चे? 18 है। 18 है। 18 है। अच्छा, जिलों की बात करें, उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? जिले, जिले हैं 75। ठीक। ये उत्तर प्रदेश में तहसील कितनी है? तहसील है 351 के लगभग है, लगभग। कुछ जगह 351, लेकिन कुछ जगहों पे आज भी 350 रहता है। तो आप 350 वाले पे टिक मारेंगे। कितनी तहसील है? 350। अच्छा, तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। क्या होता है? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट माने एसडीएम होता है ये। उम्मीद है आप सबको जो है ये पता है, सही है। और ये करेक्ट इज द 350। 350 इज द करेक्ट आंसर। योर नेक्स्ट इज
व्हाट आर स्टेट ऑफ अ ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष की बात करें, नीम है, पीपल है, अशोक है या बनियन है? तो सही क्या है? अशोका ट्री है बेटा, अशोका ट्री। ठीक है, आइए मैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रतीक बता देता हूँ आपको, जिससे थोड़ी सी आपको आसानी होगी और गलतियाँ जो हैं बहुत कम होंगी आपसे। उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह, उत्तर प्रदेश के कुछ मैं आपको प्रतीक बता दूं, प्रतीक चिन्ह। ठीक है, ये आइए देखें क्या क्या प्रतीक हैं उत्तर प्रदेश में। जैसे जैसे अगर हम मित्रों बात करें सबसे पहले जैसे राजकीय पशु, राजकीय पशु, जैसे बात कर लें राजकीय पुष्प, जैसे राजकीय चिन्ह, राजकीय मिठाई, जैसे राजकीय वृक्ष, जैसे राजकीय भाषा, और कोई अगर मुझे आएगा तो मैं बता दूंगा याद अभी दिमाग में। ये चीज़ें प्रमुख हैं। देखो, राजकीय पशु कहें तो पशु है, आपने कभी सुना होगा बारहसिंघा, बारहसिंघा स्टेक बोलते हैं। राजकीय पुष्प की बात करें, आपने कभी सुना होगा पलाश। चिन्ह की बात करें तो चिन्ह में आप देखते हैं ना, मछली और धनुष का बाण का निशान और गंगा जमुना सरस्वती का प्रतीक, ऐसे ही है। ठीक, ऐसे आप देखते हैं ना मित्रों, ऐसे करके ये राजकीय चिन्ह का हिस्सा। मिठाई क्या है? जलेबी, दही के साथ में हो और टेस्टी। वृक्ष की बात करें मित्रों तो अशोक। भाषा की बात करें तो हिंदी, और सन 1989 से अगर बात कर लो भैया तो एक भाषा और जोड़ लो, उर्दू। ठीक, बस ये प्रमुख बातें थी। तो आंसर क्या है आपका? अशोक। देखो मैंने अशोक बताया ना, ये अशोक, ये अशोक है। उम्मीद है मित्रों अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वेरी गुड, उचित है। अगला प्रश्न देख रहे हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन नॉर्थ आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा? कौन सा शहर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है भैया, गंगा के तट पर स्थित है। सबसे पहले चलें तो गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर। अच्छा, और ऊपर से चलें तो बिजनौर। क्या क्या है? बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, कासगंज का कछला, कछला घाट, कछला घाट, कछला घाट कासगंज। ये तो बिजनौर हो गया, गढ़मुक्तेश्वर हो गया, कासगंज हो गया। और अगर देख लें फर्रुखाबाद, फिर अगर और नीचे आ जाएं कन्नौज, कन्नौज के बाद आ जाएं कानपुर, कानपुर के बाद आए फतेहपुर, फतेहपुर के बाद आए, माफ़ करिएगा मैं इलाहाबाद लिख रहा हूँ मित्रों, लेकिन इसका सही जो है नाम प्रयागराज है, क्षमा करेंगे भूल से लिख दिया मैंने, प्रयागराज। इसके बाद में वाराणसी, वाराणसी। इसके बाद में गाजीपुर, इसके बाद में बलिया, और बलिया के बाद सीधे पहुंच गए छपरा, छपरा। तो भैया इसका जो शहर मिला हमें बाबू, इसमें आगरा नहीं मिल रहा है, आगरा गड़बड़ है मामला। माने आगरा जो है यमुना नदी, शाहजहां ने बनवाया ताजमहल यमुना के किनारे मुमताज की याद में, तो आगरा है सही। भैया आगरा जो है नहीं है, बाकी सब है।
और इतने जिले हैं जो मुझे अभी तुरंत याद है, वो मैं आपको बताया हूँ भैया। 11 जिले मैं आपको बताया हूँ बलिया मिला के। अब फिर तो छपरा है मैंने बिहार में। तो बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, कांचगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, बनारस, गाजीपुर, बलिया, यहाँ सब बहती है गंगा मैया। समझे भैया? आगे देखिए अगला प्रश्न। तो सही क्या है मित्रों? आगरा। आगरा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है पसंद आया होगा। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष है, प्रस्तुत करता हूं। क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज सिचुएटेड द बैंक ऑफ गोमती? निम्न में कौन सा शहर गोमती नदी के तट पे स्थित है? भैया लखनऊ है, कौशाम्बी, मथुरा, प्रयागराज? नहीं, गलत है। ये सही आंसर क्या है? लखनऊ है। आइए गोमती के बारे में समझे। गोमती के बारे में हम सब समझें। गोमती नदी, गोमती नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है? देखो भैया, गोमती नदी की अगर हम बात करें, आप लोगों ने सुना होगा पीलीभीत। पीलीभीत एक जिला है। जो पीलीभीत जिला है ये नेपाल की सीमा पर जिला है। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यहीं पर ये क्या है, ये जिला है। तो यहीं पे ताल है जिसका नाम है गोमत ताल। गोमत ताल। कुछ किताबों में लिखा रहता है फुलहर झील। फुलहर झील या गोमत ताल, ऐसा करके, ऐसे। तो अब भैया यहीं से नदी निकलती है और पीलीभीत से माफ करें, हाँ, पीलीभीत से होते हुए यह नदी जो है आती है। अच्छा, इसके अगर मैं बात करूं एक हिस्से पर, पीलीभीत से होते हुए यह नदी आती है, और अगर मैं बात करूं तो ये नदी जो है ऐसे करके आगे बढ़ती है, और फिर यहाँ जो है एक बड़ी नदी एक बड़े सरोवर में जाके मिलती है। जो बड़ी सरोवर है, बड़ी नदी है, वो है गंगा नदी। क्या नदी है वो? गंगा नदी है। तो आइए समझें कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलती है भैया। ये एक साइड में पड़ता है सीतापुर। भाई जैसे ही नदी निकलती है पीलीभीत से, साइड में सीतापुर, एक साइड में हरदोई सीमा। हरदोई के ऊपर जाते हैं तो शाहजहांपुर का रीजन है। क्या है? शाहजहांपुर का रीजन है, ऐसे ही। तो शाहजहांपुर, इधर से हरदोई, इधर सीतापुर, फिर ये प्रवेश करके बहती कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ मध्य से भैया बहती है पूरी। मान लो यहाँ तक का लखनऊ का इस तरह बाउंड्री इसका है, बन गया लखनऊ। लखनऊ के बाद ये नदी पहुँचती कहाँ पर है? लखनऊ के बाद ये नदी एक साइड में बाराबंकी से सीमा बनाती हुई, और एक साइड में अमेठी से सीमा बनाती हुई ये नदी कहाँ बहती है? सुल्तानपुर जिले में। कहाँ? सुल्तानपुर जिले में। तो सुल्तानपुर के बाद ये नदी मिलती कहाँ पे है? जौनपुर में। और जौनपुर के बाद ये नदी निकल जाती है गाजीपुर के पास, और गाजीपुर में मार्कंडे महादेव के मंदिर में और बिहार के पास ये कहाँ मिलती है? गंगा से मिल जाती है, गंगा से। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ बहती है अब वो एक बार देख लो। ये बहती है आपका लखनऊ, पीलीभीत, सुल्तानपुर, जौनपुर और गाजीपुर के कुछ क्षेत्र में, जितने सर्किल हैं इन जगहों पे नदी बहती है। सही आंसर क्या है बेटा? सही आंसर है डी वाला। तो इसका सही आंसर क्या था? डी। डी इज अ करेक्ट आंसर। मित्रों आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्या आंसर आया इसका सही? आपका डी आंसर सही है। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? मित्रों आइए देखें इसका क्या सही उत्तर होगा। द कैपिटल ऑफ अ कौशल महाजनपद वॉज, देखो भाई सिंपल, अगर मैं आपसे एक शब्द में कह दूं तो कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। क्या है? श्रावस्ती। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में संपूर्ण भारतवर्ष 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित था। जो 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित था उसी का जो हिस्सा था, उसी का जो ये पार्ट था वो था कौशल। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। श्रावस्ती का जो वर्तमान क्षेत्र है मित्रों, वर्तमान क्षेत्र है वो है फैजाबाद का। फैजाबाद का वो रीजन है, फैजाबाद, अयोध्या। ठीक है, अयोध्या मतलब फैजाबाद एक ही चीज़ है। बस्ती, बस्ती
और श्रावस्ती से इसकी जो सीमा है वो स्पर्श करती है बेटा। श्रावस्ती से इसकी सीमा क्या करती है? स्पर्श करती है श्रावस्ती से। तो कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती सही आंसर है। सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। मथुरा है ये सुरसेन की राजधानी है। सुरसेन है, सुरसेन की मथुरा है बेटा ये। सारनाथ ये बनारस के पास। कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, राजा प्रसेनजीत वाला क्षेत्र था ये। सारनाथ बनारस था, इसलिए काशी में था। काशी की राजधानी वाराणसी, मतलब ये काशी रीजन में आता है बेटा, काशी के महाजनपद में आता है। तो सबका अलग अलग हिस्सा है। इसका आंसर आपका डी वाला होना चाहिए। डी क्या है इसका आंसर? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये देखिए आपका डी जो है वो क्या है मित्रों? डी इज अ करेक्ट आंसर। आई होप यू विल गॉट इट वेरी इजली। द डी इज अ करेक्ट आंसर। देर इज नो रॉन्ग, देर इज नो एनी डाउट। डी इज अ करेक्ट। आइए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हेन डिड द लॉर्ड बुद्धा गिव द फर्स्ट sermon आफ्टर द अटेन्ड एनलाइटमेंट? भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कौशाम्बी में, अयोध्या में, सारनाथ में या श्रावस्ती में? आइए मित्रों हम इसको एक बार समझें, क्या इसका सही आंसर? अगर हम बात करते हैं कि उन्होंने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। आइए समझे पहले। अगर हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध के ऊपर, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, जो नेपाल की तराइयों का क्षेत्र है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम शुद्धोधन था। 16 वर्ष में इनका विवाह हो गया था। 24 वर्ष की अवस्था में यह ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने क्या किया था? अपने घर का त्याग किया था। और लगभग 12 वर्ष के बाद में, मैं कहूँ लगभग 29 साल में ये अपना घर छोड़ दिए थे। और उन 12 साल बाद जो है इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद में ये क्या कहलाए? ये क्या हुआ? ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्होंने सारनाथ में प्रथम ज्ञान दिया। माने प्रथम ज्ञान दिया, प्रथम ज्ञान दिया। अच्छा मित्रों एक और बात समझें आप सभी। तो सारनाथ ने तो पहला ज्ञान दिया, फिर हुआ क्या इनका? हुआ इनका ये बच्चों, क्या हुआ कि प्रथम ज्ञान देने की घटना कहलाई धम्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहलाई घटना? धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाई प्रथम ज्ञान देने की घटना। तो ये था इन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है, ये ऐसे ही। अच्छा बच्चा, सबसे ज्यादा ज्ञान कहाँ दिया इन्होंने? अगर कभी आ जाए सर्वाधिक ज्ञान, सर्वाधिक माने सबसे ज्यादा ज्ञान, तो सर्वाधिक जो ज्ञान दिया इन्होंने वो दिया श्रावस्ती में। कहाँ दिया है इन्होंने? श्रावस्ती में सबसे ज्यादा ज्ञान दिया इन्होंने। कहाँ दिया? श्रावस्ती में। माफ करेंगे, श्रावस्ती। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा ज्ञान दिया। ये जो फोर्थ वाला है ये। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है। ठीक है, तो धम्मचक्र प्रवर्तन की घटना कहलाई थी इनके पहले ज्ञान देने की घटना। घर त्यागने की घटना कहलाई थी महाविनिष्क्रमण। और शरीर त्याग करने की घटना महापारिनिर्वाण कहलाई थी मित्रों। अब आपके सामने हमारा अगला प्रश्न है, क्या कहता है? इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश हैज संसद कल्चरल फेस्टिवल 2023 बीन ऑर्गेनाइज्ड? उत्तर प्रदेश के किस शहर में संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर या बनारस? तो संसद संस्कृति महोत्सव 2023 का उद्घाटन बनारस में हुआ है। संस्कृति का शहर कहा जाए और काशी का नाम न लिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? वाराणसी। मित्रों याद रखें, कभी भी क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी क्या है, तो उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक नगरी है वो बनारस है, वाराणसी है। तो वाराणसी को हमेशा क्या करेंगे आप बेटा? टिक करके सही करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, Which of the following state government is approved the water tourism of advanced sports policy 2023? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति जो 2023 को मंजूरी दी है?
चूंकि हम इस समय उत्तर प्रदेश की जीके पढ़ रहे हैं तो बिना कहे आप जान रहे हैं इसका क्या कथन होगा, क्या सही उत्तर होगा। उम्मीद है पता है सभी को। सही आंसर उत्तर प्रदेश है, बिल्कुल। तो किस राज्य सरकार की बात कहें तो यहाँ किस की जगह आप लिख देंगे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। ये तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जल पर्यटन एवं साहसिक खेल नीति 2023 का क्या किया इन्होंने, मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार विकास का सरकार, ठीक है। अगला प्रश्न है, recently which institution of the Uttar Pradesh has developed the gasoline compression ignition engine technology? हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने गैसोलीन कंप्रेशन इग्निशन इंजन तकनीकी विकसित की है? उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने? तो भैया उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने बात कही गई है तो यूपी में वो संस्थान है IIT BHU है, IIT कानपुर है, IIT अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU है या AU है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो IIT कानपुर है। क्या है? IIT कानपुर है, जिसने क्या किया, गैसोलीन कंप्रेशन इग्निशन इंजन का तकनीकी डेवलप किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने क्या किया है, इसके साथ डेवलपमेंट किया है, ठीक है। IIT कानपुर के साथ क्या है, इनका डेवलपमेंट है। आई होप आप समझ पा रहे हैं ये क्या डेवलपमेंट किया गया है। तो सही आंसर क्या है, IIT कानपुर। अगला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज अ कंट्री फर्स्ट फिश म्यूजियम बीन बिल्ट? देश का पहला मछली संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? ऑप्शन है लखनऊ, प्रयागराज, झांसी, गौतम बुद्ध नगर। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में पहला मछली संग्रहालय माने फिशेस म्यूजियम कहाँ पे स्टेबल किया गया है? ऑप्शन है लखनऊ है, प्रयागराज है, झांसी है, गौतम बुद्ध नगर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, लखनऊ है बच्चों। क्या आंसर है, लखनऊ इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगर मैं कहूं मत्स्य संग्रहालय, मत्स्य संग्रहालय, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, लखनऊ में है यहाँ पे। और ये आपका एड्रेस रहेगा तेलीबाग के पास, तेलीबाग चौराहे पर, चौराहे पे जब आप बंगला बाजार रूट पे आएंगे तो उस साइड में आपको मिलेगा, ठीक है। फिशिंग का डेवलपमेंट क्या है, फिशिंग का रिहेबिलिटेशन भी है वहाँ पर, पुनर्वास केंद्र है मछलियों के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है, लखनऊ इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है मित्रों, लखनऊ जो है वो सही आंसर है। अब हमारा अगला प्रश्न है आपके समक्ष। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पता होगा। ये क्वेश्चन हमारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया है और अन्य जगह पर ये आता ही है। तो स्टेट स्पीड टेस्ट में क्या क्वेश्चन है, विच ईयर हैज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सेट द टारगेट टू हैव 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल इन गवर्नमेंट ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स? सभी सरकार के विभागों में 100% तक इलेक्ट्रिक वाहनों का संयोजन कर लिया जाएगा। या संयोजन कब तक किया जाएगा? ऑप्शन है 2025 तक, 2027 तक, 2030 तक या 2026 तक। तो भैया सही आंसर है 2030 तक। क्या करेक्ट आंसर है, 2030 तक। मतलब ये कह दें 2030 तक इलेक्ट्रिक युक्त वाहन का विकास होगा। कहाँ पे होगा विकास? सरकारी नियोजनों में, नियोजन में जितने भी सरकार के नियोजन हैं उन जगहों पर इसका क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से डेवलपमेंट कर लिया जाएगा 2030 तक। उम्मीद है बातें समझ में सबको आ रही हैं, ठीक है। 2030 तक नियोजन किया जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
द 14th ग्रेट रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका वॉज फाउंड इन, अशोक का 14वां महान शिलालेख पाया गया था कुशिनार में, कौशाम्बी में, कालपी में या कालसी में। इसका करेक्ट आंसर है कालसी में। कहाँ पाया गया? कालसी। तो इसका कालसी है सही। अशोक की बात करें अगर हम अशोक की, अशोका एडिक्ट, अशोक के 14 एडिक्ट्स हैं। कितने हैं? 14 एडिक्ट्स। तो जो 14 में 14th नंबर का एडिक्ट है उसे कहाँ प्राप्त किया गया? उसे प्राप्त किया गया कालसी के पास, कालसी के पास। ठीक, ये कालसी के पास प्राप्त किया गया बेटा ये। ठीक है, तो 14वां जो है महान शिलालेख कालसी के निकट जो है ये खोजा गया। उम्मीद है आपको समझ में आया। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ टू द प्रेसिडेंट इज इंडिया कंडक्टेड बाय। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ के द्वारा दिलाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ, भैया सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है इसमें कहीं? ये है, तो डी आंसर सही है। ठीक है, देख लो भाई, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? शपथ माने ओथ, शपथ दिलाया जाता है CJI के द्वारा। किसके द्वारा? CJI के द्वारा। ये किसके द्वारा दिया जाएगा? CJI के द्वारा। और CJI कौन? हमारे यहाँ श्री DY चंद्रचूड़ है, चंद्रचूड़। तो श्री DY चंद्रचूड़ साहब जो हैं इस समय क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं श्री DY चंद्रचूड़। तो ये हो गए CJI। उम्मीद है समझ में आया होगा। CJI आर्टिकल 52 से 62 जो है राष्ट्रपति का विषय है, और 59 और 60 आर्टिकल का विषय जो है शपथ गोपनीयता के बातों को बताता है। यस, करेक्ट आंसर क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ है। सबसे पहले चीफ जस्टिस हमारे इंडिया के HJ कानिया साहब थे। ठीक है, और महिला के तौर पे फातिमा बीबी थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कहता है? Which year of the Berlin Wall demolished? बर्लिन की दीवार किस वर्ष ध्वस्त की गई थी? बर्लिन की दीवार 1989 में ध्वस्त की गई थी बेटा। बर्लिन, जर्मनी सुने होंगे, जर्मनी बर्लिन। बर्लिन की वॉल बाउंड्री को डिमोलिश कब किया गया, गिराया कब गया? तो 1989 में। वही जब USSR का समाप्ति का विषय था, तो लगभग वही समय था ये। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने हमारा अगला प्रश्न है जो बताता है, WTO is serving as a successor to which of the following organization? WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात की है। किसने बात की है ये अगर मैं कहूँ आपसे तो ये बात हो रही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व व्यापार संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ये तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में निम्नलिखित में से किस संगठन के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। UN डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, जर्नल एग्रीमेंट ऑफ द ट्रेड एंड टैरिफ में, एंड नन ऑफ दिस में। बेटा तो अगर हम बात करें UN डेवलपमेंट प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं है, हेल्थ वाला भी कोई इशू मतलब नहीं समझ में आता है। ट्रेड की बात की ना, ट्रेड देखो यहाँ ट्रेड है, ट्रेड माने व्यापार। अगर हम ट्रेड कह रहे हैं, तो ट्रेड माने क्या है? व्यापार। तो जहाँ ट्रेड का विषय देखो मैच कर रहा है, यहाँ ट्रेड ट्रेड ट्रेड, इसे शॉर्ट में GATT कहा जाता है, गेट। तो ये वाला जो है उम्मीद है कि C वाला जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। विश्व मजदूर दिवस भी होता है इसी के अंतर्गत। ठीक है बेटा, आप देखते हो 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? हर साल लेबर डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? लेबर डे। तो लेबर डे का हिस्सा भी होता है। ठीक है, ये ऐसे तो 1 मई को होता है
ये इस तरह से, तो लेबर डे का हिस्सा रहता है इसलिए। तो सही आंसर क्या है? सी वाला करेक्ट आंसर है। माफ करिएगा, सी वाला जो है करेक्ट आंसर इसका होगा। नन ऑफ दिस नहीं, सी इज अ करेक्ट आंसर। तो ठीक है, अगला बात करते हैं। जेलेपा पास इज लोकेटेड इन। जेलेपा पास कहाँ पे स्थित है? जेलेपा दर्रा कहाँ स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है। मणिपुर नहीं, सिक्किम हो सकता है, जम्मू कश्मीर नहीं, हिमाचल प्रदेश नहीं लगता है। तो सही आंसर क्या है? सिक्किम है। आइए देख लें एक बार, समझे बेटा, सिक्किम के बारे में समझे। अगर हम इसको देखें या इसको समझने का प्रयास करें, ऐसे तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो है सिक्किम का रीजन पड़ता है हमारा। सिक्किम, तो कभी भी अगर आपको नाथूला और जलेपला ये अगर आए तो आपको कहाँ लगाना है? ये सिक्किम में लगाना है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, सिक्किम में लगाना है। कहाँ लगाना है मित्रों? सिक्किम में लगाना है। हम ये कह दें कि 35वां संविधान संशोधन सन 1975 के लगभग जो है, 75 ईस्वी के लगभग सिक्किम बना था, और ये सिक्किम में ही पड़ता है रीजन हमारा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की। आज के सेशन का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सभी मित्र ध्यान देंगे। नेम द गैस यूज द प्रिपरेशन ऑफ अ ब्लीचिंग पाउडर। देखो भाई, ब्लीचिंग पाउडर की बात करें जहाँ पे आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या CH3COL पढ़ते हैं, टर्म अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो चार दिए गए हैं। ब्लीचिंग पाउडर को तैयार करने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है। तो बेटा ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में तो क्लोरीन गैस लगती है। क्या लगती है? क्लोरीन गैस, CH3Cl। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर? ये क्लोरीन इज करेक्ट है। देखो, ब्लीचिंग पाउडर का मेन उद्देश्य होता है कपड़ों की सफाई के लिए। क्या होता है? कपड़ों की सफाई के लिए भी इसका यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, CHCl3 कह सकते हो। ठीक है, CaOCl3 ऐसे। और यहाँ पे क्लोरीन गैस का क्या होता है? क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। क्लोरीन गैस यूज्ड टू ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर के लिए क्लोरीन गैस का क्या करते हैं बच्चा? हम लोग यूज करते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई हैं, क्लियर है। तो आज का सेशन आप देख पा रहे हो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है बेटा? डी है। डी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है अभी तक की बातें, अभी तक के सेशन में की बातें आप सभी को क्लियर होंगी। आप सभी को यहाँ तक की चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं। हम इस बात से अलविदा लेते हैं कि हम भविष्य में स्टेट ST नंबर 47 में आपको एक साथ फिर से मिलेंगे एक बार, और अगली बार हम और अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए, जिसमें डिस्कस करेंगे आपसे अच्छे क्वेश्चंस के बारे में। तो आज के लिए थैंक यू एंड वेरी मच। टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।